Hi, good morning, everyone. Today we have come to the first class for NDA for 2020-21. तो बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल क्लास, बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल कोर्स, मैं आपसे बात करना चाहूँगा एंड कि एनडीए में हम लोगों का एग्जाम किस तरह से दिया जाता है, क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है और हम लोग किस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों के पास ये जो सिलेबस है, दैट सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि हमें एक ओरिएंटेशन चाहिए कि हमने इस सिलेबस को चेक किस तरह से करना है, हमने इस सिलेबस के ऊपर फ़ोकस किस तरह से करना है, ताकि हम लोगों के इस मिनिमम हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क से हम लोग इस पेपर को आराम से क्लियर कर पाएँ। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जा रहे हैं या ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाने की सोच रहे हैं, जिसके ऊपर देश की सुरक्षा निर्भर करती है। तो इसलिए आप लोगों को भी उसके लिए सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बिफोर वी स्टार्ट अप द सेशन आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल के अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप उसको ज़रूर फ़ोकस करें और किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल क्लासेस हम लोग कुछ प्री वर्क करेंगे, जैसे एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट्स जरूरी हैं, स्ट्रेचिंग जरूरी है, एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, हम कुछ काम पहले करेंगे जो आपको आगे उसको ले जाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो खैर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम कैसा रहता है। ये आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम किस तरह से है। द एनडीए इज एक्चुअली टू टायर एग्जाम। टायर वन में या स्टेज वन में आपका रिटर्न होता है, एंड टायर टू में आपका एसएसबी रहता है। और जो इन दोनों टायर्स को या दोनों स्टेजेस को क्लियर करता है, देन दे गो फॉर द मेडिकल। मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप रफली हर साल के हर एग्जाम के लिए 330 से 350 सीट्स होती हैं एकेडमी में। शायद आने वाले टाइम में बढ़ भी जाए, लेकिन एट प्रेजेंट ये इतनी ही सीट्स हैं। रिटर्न के बाद जब रिटर्न का पार्ट क्लियर होता है तो लगभग 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं। लगभग, कुछ ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज के बाद, रिटर्न के बाद लगभग 9,000 से 10,000 लोग जो हैं वो रिटर्न क्लियर करते हैं। आप 9,000 रफली मान के चले ऑन एन एवरेज, तो रफली 9,000 लोगों का रिटर्न क्लियर होता है। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने 9,000 लोग लेने ही हैं, ये है मिनिमम मेरिट, मिनिमम जो उन लोगों के पास वो रहता है। और इन 9,000 लोगों में से जो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, ये इन सबका एसएसबी होता है एंड फाइनली हमें 330 से 350 लोग मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी सीट्स फिल अप भी नहीं हो पाती। हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग हमें मिल जाते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट बनती है, अदरवाइज़ अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से बात करें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि 330 सीट्स या 350 सीट्स पूरी हो भी नहीं पाती, बिकॉज़ वैसे लोग ही नहीं मिल पाते। अब वैसे लोग क्यों नहीं मिल पाते, उसका रीज़न ये है कि बिकॉज़ रिटर्न 9,000 लोग क्लियर करते हैं, उसके बावजूद भी 330 या 350 लोग क्यों नहीं मिल पाते? बिकॉज़ वो लोग एसएसबी क्वालीफाई नहीं कर पाते, यानी एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो पाते। अब एसएसबी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। द थिंग इज कि आप लोगों के पास रिटर्न के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि मुझे मैथ्स में ये पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री में ये पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में ये करना है, और उसके लिए आपके पास पुराने एग्जाम्स के पेपर भी हैं जिसको आप एनालाइज करके आप उसको देख सकते हैं कि हमारा पेपर किस तरह से होगा या हमें किस तरह से कवर अप करना है। ठीक है। अभी आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप अपने मास्क उतार सकते हैं। ठीक है। तो
An important thing is, what about SSB? What is special about SSB? This is something really very important. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एसएसबी, मैं इस पे ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट अभी से करना चाहूंगा कि बिकॉज आई वांट कि आप अपने को इन सब चीजों के ऊपर भी अभी से तैयार करना शुरू कर दें। बिकॉज बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो करते क्या है, वो रिटर्न का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, फिर जब उनको एसएसबी कॉल आता है फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं एसएसबी के लिए कि यार अब मेरा एसएसबी आ गया, मुझे तैयारी करनी है। बट नो, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हैज टू बी कि यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली। अगर आज हम बात करें तो आज है हमारे पास, हम लोग अक्टूबर में हैं, अक्टूबर 2020, और आपका एग्जाम होगा अप्रैल 2021 में। यानी अगर हम लोग अक्टूबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक का बात करें तो हाउ मच टाइम वी आर हैविंग? वी आर हैविंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वी आर हैविंग 6 मंथ्स विद अस। सो ये 6 मंथ्स तो अभी आपके डिस्पोजल पे है फॉर रिटर्न पार्ट, राइट? एंड इसके बाद आजकल थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना वो फास्ट ट्रैक पे हो गया। पहले 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 महीने लगते थे, आजकल रिजल्ट जो है वो विद इन 1 मंथ हो जाता है। और 1 मंथ का मतलब 7 मंथ्स, और उसके लगभग 1 महीने के बाद आप मान के चलें कि आपके एसएसबीज, और एट द मोस्ट 1.5 90 डेज के बाद, सॉरी 45 डेज के बीच बीच में आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑन द होल वी आर हैविंग टोटल 8 मंथ्स विद अस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर एसएसबी। अब रिजल्ट निकलता है 1 महीने के बाद। क्या 45 दिन में तैयारी करनी चाहिए या 8 महीने? अगर आपको पता है तो 8 महीने में तैयारी करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप 8 महीने में तैयारी करना शुरू करेंगे अभी से ही, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी एज कंपेयर टू अगर आप उसको 45 डेज में करने की कोशिश करोगे। बिकॉज जब हम लोग एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी में आपके पास उन्होंने आपकी नॉलेज जो है, रिटर्न में आपकी नॉलेज उन लोगों ने ऑलरेडी परख ली होती है, यहां से आपकी वो नॉलेज देख लेते हैं। लेकिन जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी में वो क्या चेक करते हैं? दे चेक कि यार ये जो बंदा है, वेदर यू फिट इनटू देयर फ्रेम और नॉट। बस वो ये चेक करते हैं। अब फिट इनटू द फ्रेम का मतलब क्या है? फिट इनटू द फ्रेम का मतलब है कि जैसा बंदा उनको चाहिए, क्या आप उन सब चीजों को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अगर आप उन सब चीजों को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आप उन चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब उसमें क्या है? यस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथ में ही कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब आपने कोशिश करनी है आज से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने की। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि आपका बातचीत जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में होना चाहिए, करना चाहिए। मतलब स्टार्ट अप विद वन सेंटेंस अगर आपको हेजिटेशन है, एंड देन धीरे 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 अपने इस इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करिए। रीड अ लॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी अच्छा पढ़ना शुरू करिए। रीड अ लॉट, रीड न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द एडिटोरियल पेज। ये चीज पढ़ना शुरू करिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एडिटोरियल पेज पढ़ने से। ये वैसे तो न्यूज़पेपर का सबसे बोरिंग पेज होता है, लेकिन ये सबसे यूजफुल पेज भी होता है एडिटोरियल पेज। मतलब ये जो सबसे अंदर जिसमें कोई फोटोग्राफ नहीं होती, जस्ट एक लाइनें लिखी गई होती हैं ऊपर से नीचे तक का, उस पेज को आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें आपका नॉट ओनली आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी बल्कि उसमें आपका इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होगा। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है किसी भी चीज के लिए? जब पढ़ने की हम बात करते हैं तो इस केस में आपको एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ें, रीडिंग के टाइम पे यू हैव टू कीप योर डिक्शनरी विद यू। आपको अपनी डिक्शनरी साथ में साथ रखनी है, एक पेंसिल रखनी है और एक हाइलाइटर रखना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? डिक्शनरी किस लिए? कई बार
हमारी ना फ्रीक्वेंट यूजिंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंट यूजिंग लैंग्वेज हमारी हिंदी, हम हिंदी में जनरली बात करते हैं, या कई लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में या पंजाबी में या डोगरी में, जैसे हम लोग जे से हैं, तो सब लोग अपने अपनी लैंग्वेज में घर पे बात करते हैं, बट कोशिश ये है कि अगर हम लोग कहीं बाहर मिलते हैं तो हम मोस्टली हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश हम बहुत कम यूज करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में हमारी इतनी फेमिलियरिटी नहीं होती एज ए स्टूडेंट। तो आपने डिक्शनरी लेके चलना है पढ़ने के लिए, जो मुश्किल वर्ड लगता है उसको हाइलाइटर से मार्क करना है और उसको पेंसिल से लेके वहीं पर ही उसके मीनिंग लिखना है डिक्शनरी देख के, ताकि कभी भी आप उसको दोबारा यूज करें, ठीक है, तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ड्स या चीजें कभी भी रट के नहीं आती, याद करके नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं यार, आपने क्या करना है, स्कूटर चलाने के लिए ना बस कुछ नहीं करना होता, स्टार्ट करना होता है, एक्सीलेटर देना होता है, गियर लगाना होता है, एंड देन आपका स्कूटर चलना शुरू हो जाता है। ये है थ्योरेटिकल पार्ट। बट प्रैक्टिकली जब तक आप उसको चलाना शुरू नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप उस पर एफिशिएंट नहीं होते। एम आई राइट? सेम इज द केस विद द लैंग्वेज। आपको वर्ड आपने रट लिया, देख लिया, डिक्शनरी से समझ लिया, लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप नए वर्ड्स पढ़ें, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए उसको यूज करना है। और यूज कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको डे टू डे लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्स करना है, बात करनी है इंग्लिश में, तभी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। देखो एक के बाद एक के बाद एक चीज साथ साथ जुड़ेगी, तो आपका पर्सनैलिटी अपने आप एनहांस होगा। पर्सनैलिटी इज नॉट लाइक कि मैंने पहना क्या है, मैंने किस तरह से पहना है, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, क्या मेरे सही तरीके से पहना है कि नहीं पहना, ये नहीं है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज इनर यू, आप अंदर से क्या है, आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिमाग और जिगर में क्या है, कितना आप उन चीजों को लेके आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसको खून देखते ही वो, होता है कई लोगों को ब्लड देखते हैं ना तो उनको थोड़ा सा दे गेट मतलब फेजल, तो अगर वो बंदा ऐसा है कि जो खून देख के जिसको डर लग जाता है, तो वो बताओ वो डॉक्टर कैसे बनेगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। सेम इज द केस, हमारे पास भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं एज ए ऑफिसर, आपको जो चाहिए होती हैं, अगर आप में वो क्वालिटीज नहीं है तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। जब तक आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक तब तक आपकी बात को समझा ही नहीं जाएगा, और आपकी बात को जब समझा ही नहीं जाएगा तो उस पर एक्शन हो ही नहीं पाएगा। बड़े सिंपल सी बात है। आपको जब आप एज ए ऑफिसर कभी कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपने अपनी लाइफ में अपने को हैंडल करना। अगर आप रिसेंटली देखें, अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है कश्मीर का, जिसमें एक मिलिटेंट को सरेंडर करने को बोला गया है। आप सबने भी शायद देखा होगा अपने सोशल मीडिया में। तो उसको उसने बेटा कह के बोल के, हाँ बेटा आप आओ आगे, कोई नहीं गोली चलाएगा, इस तरह से बात हुई। तो दैट इज a पर्टिकुलर सिचुएशन दैट द मैन वाज हैंडलिंग। एंड ये सिचुएशन अब तभी है, अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, या वो उसके हित की बात है या नहीं है, तब तक आप उनसे क्या कर सकते हैं, तब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो तब तक वो आपकी बात भी नहीं समझेगा और वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नो व्हाई इंग्लिश, दिस इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन, कि हम हिंदी में भी तो बात कर सकते हैं यार, इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश इसलिए बिकॉज आवर कंट्री इज अ वेरी बिग कंट्री, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत बड़ा विस्तार है हमारे कंट्री का। अब इसके कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोली बोली जाती है। अगर हम लोग जम्मू की बात करें, तो जम्मू में इस पार्ट में अगर डोगरी बोली जाती है, तो अगर आप आरएसपुरा वाली साइड पे चले जाओ तो वहां पे मोस्टली पंजाबी यूज होती है। हम पंजाब में चले जाएं तो पंजाबी है, और अलग अलग प्रांत में चले जाएं तो अलग अलग तरह की पंजाबी बोली जाती है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से डोगरी बोली जाती है, सेम डायलेक्ट नहीं है किसी का। तो सेम इज द केस टू कम पीपल ऑन द सिमिलरली, अगर आप साउथ में चले जाएं, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई तमिल बोल रहा है। तो उन सब चीजों में अगर हम लोग बात करें, तो सब लोग एक सेम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इसलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज रखा गया, ताकि सभी लोग आपस में एक प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए। एंड मोर ओवर एज एन ऑफिसर, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको शायद
दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना पड़ेगा। तो यू शुड बी एक्सप्रेसिव। जब आप फ्रांस के ऑफिसर्स के साथ मिलेंगे, जब आप अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ मिलेंगे, जब आप यूरोप के किसी कंट्री के ऑफिसर के साथ मिलेंगे, या रशिया के साथ आपने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है, तो कॉमन लैंग्वेज पे बात करनी पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसलिए आपको बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंप्रूव होने चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट, जस्ट फ्यू मंथ्स बैक अभी राफेल इंडिया ने लिया फ्रांस से, उससे पहले सुकोई लिया था इंडिया ने। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो फ्रांस गया और वहां पे उन लोगों ने वहां पे ट्रेनिंग लिया। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर वो ट्रेनिंग के दौरान वो हिंदी ही बोले और वहां पे वो फ्रेंच ही बोले, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? कम्युनिकेशन तो रह गया, बात ही समझ नहीं आएगी। दैट इज वाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड कि हम लोग इसको एक कॉमन लैंग्वेज लेके चलते हैं। दैट इज वाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। एंड यस, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अप योर दैट पर्टिकुलर थिंग राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आप में, मैं बात करता हूं किसकी? पॉजिटिव एटीट्यूड की। बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। नो, व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो इट इज नॉट, आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? एनी वन ऑफ यू कोई बोल सकता है कि क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या होता है? लाइक देखो, पॉजिटिविटी इज बहुत सारी चीजें हैं पॉजिटिव, राइट? तो उसके लिए आपको एसएसबी में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, राइट? और जब पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं तो पॉजिटिविटी इज नॉट, कई लोग पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं कि यार मैं अब एनडीए के लिए मैंने सोचा है तो मैं तो एनडीए क्लियर कर ही लूंगा, मैं तो मेहनत करूंगा, क्लियर हो जाएगा तब तो उसके बाद। नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द पॉजिटिविटी। दैट इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, मतलब एक सकारात्मक सोच आपने रखी है कि यार मैंने अब एडमिशन किया है या मैंने पढ़ना शुरू किया है इसके लिए, तो मैं क्लियर करूंगा ही। लेकिन पॉजिटिविटी इज बियॉन्ड दैट आल्सो। ठीक है, पॉजिटिविटी इज कि कई लोग इस महामारी में कई लोग नेगेटिव होके बेचारे चले गए, बिकॉज उनको जब कोविड पॉजिटिव हुए तो उनको लगा पता नहीं मेरे साथ अब क्या हो जाएगा, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट दे लेफ्ट द दिस अर्थ। बट कई लोग पॉजिटिव रहे और दे डिडंट टेक इट हियर। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे बाकी बीमारियां वैसे हम भी इसको आज झेलेंगे, देखेंगे, करेंगे और बाहर निकल के आएंगे। तो दे कम आउट ऑफ इट। पॉजिटिविटी इज कि आप किसी चीज को लेके जा रहे हैं और आप उसमें क्या देखते हैं, दैट इज पॉजिटिविटी। नाइफ को आप कैसे यूज करते हैं? क्या आप किसी को मारने के लिए यूज कर रहे हैं या एप्पल को काटने के लिए यूज करते हैं? दैट इज द पॉजिटिविटी है यू आर हैविंग हियर। आप आप किसी चीज को, एक बंदा जा रहा है एग्जाम देने के लिए और उसका गाड़ी ठोक के चली जाती है, उसमें क्या पॉजिटिविटी है? उसमें पॉजिटिविटी ये है कि बंदा ये सोचे कि यार बच तो गया, एग्जाम तो मैं दे ही दूंगा, बाजू टूटी है कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा दे दूंगा, टांग ही टूटी है कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं कि हम लोग अपने चीजों को कैसे पॉजिटिव देखते हैं। आपने हमेशा, मैं बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को, या मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपने कोशिश करनी कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब आपने रोड पे जा रहे हैं तो अगर आपको कोई दिखता है कि यार किसी को सड़क पार करनी है, तो आप आगे जाएं और उनको सड़क पार कराइए। दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, वो आपके अंदर इनहेरिट हो जानी चाहिए, वो आपके अंदर समा जानी चाहिए। जब भी आप किसी अच्छी चीज के लिए अगर आप काम करते हैं तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने आप दिखेगी। और एसएसबी में यही चीज दिखती है। आप कहो कि आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मुंह से बोलें, लेकिन जब तक आपका वो चीज दिखेगी नहीं तब तक वो मानी नहीं जाएगी। सो वो आपका इंटरव्यू, आपका चीजें इस तरह से मैनिपुलेट करके रखते हैं कि वो आपकी जो सही क्वालिटीज हैं वो उनके सामने आ जाती हैं। तो उनके डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे वैट है, वैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको हर 15 सेकंड में एक सेंटेंस लिखना है एक वर्ड के ऊपर। ऐसे 60 वर्ड्स आते हैं, तो आधे घंटे में आपको 60 सेंटेंसेस लिखने हैं, जिसके थ्रू वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं।
उसके बाद एक और टेस्ट है टैट, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। उसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक स्टोरी लिखनी होती है। उस स्टोरी के ऊपर आपको देखा जाता है कि हर 3 मिनट के बाद एक नई पिक्चर आती है और हर 3 मिनट के बाद आपको एक नई स्टोरी लिखनी है। ऐसे करते करते 12 स्टोरीज बनती हैं, ठीक है। तो आपको 12 स्टोरीज लिखनी है 1 बाय 1। लेकिन आप लिख कब पाएंगे? लिख तभी पाएंगे जब आपका इंग्लिश अच्छा होगा, जब आप अपने बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी आपके पास एक सिचुएशंस दी जाती हैं, जनरल लाइफ की सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आपके सामने एक लड़की को एक बाइक वाला मार के चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप ही हैं अकेले उस रोड के ऊपर और वो लड़की है, तो आप क्या करेंगे? तो आप बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं, आपने उसके ऊपर राइट सोल्यूशन देना है और फर्दर आगे चलना है। देन उसके बाद होता है सेल्फ अप्रेजल टेस्ट, SAT कहते हैं उसको, जिसमें आपको क्या बोला जाता है अपने बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर एनिमीज थिंक अबाउट यू। तो ये 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर आपको लिखना होता है और लिख तभी पाएंगे अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। देन ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपको ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना होता है और डिस्कस तभी कर पाएंगे अगर आपके पास 1 नॉलेज होगा, 2 कॉन्फिडेंस होगा, 3 आपके पास एक्सप्रेशन यानी कम्युनिकेशन होगा। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काम आपने आज से ही शुरू कर देना है। फोर्थ, लेक्चरेट्स होते हैं। लेक्चरेट इज समथिंग, आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको 3 मिनट के लिए उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। एंड अगेन फिर वही 3 चीज़ें चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये 3 चीज़ें चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज वाई बहुत सारे लोग SSB को नहीं कर पाते, रीजन बीइंग कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, पहले वो बाद में देते हैं, अच्छा यार कर लेंगे। और फिर कई लोग क्या करते हैं, कोई SSB की कोचिंग ज्वाइन करता है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें प्रॉब्लम होती है कि कोई 45 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, कोई 10 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए आपको कांस्टेंट वर्क करने की जरूरत है, कांस्टेंट काम करने की जरूरत है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जब वो बात करते हैं तो वो ऐसे ही बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि नहीं, ये जो बच्चा है ये इसमें चीजें ऑलरेडी इनहेरिटेड हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर ये समाई हुई हैं, हमने तो इस चीज को आगे लेके चलना और इसको और पॉलिश करना है, ठीक है। तो डेट इज वाई इन सब चीजों के साथ साथ आपको रिटर्न के साथ साथ इन चीजों के ऊपर भी आपको काम करना है, ठीक। नाउ लेट अस कम टू कि रिटर्न में होता क्या क्या है। ये आप सबको पता है कि आपको शायद ये पता है कि रिटर्न के कितने मार्क्स होते हैं? 900। रिटर्न में आपका गैट में 600, 150 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चंस की मार्क्स, ईच क्वेश्चन में 4 मार्क्स होते हैं और नेगेटिव होता है 1.33। सिमिलरली मैथ्स में आपके कितने होते हैं? 300, 120 क्वेश्चन, 2.5 एंड 0.83 नेगेटिव मार्किंग। एंड देन SSB itself is of 900 मार्क्स। यानी जितना रिटर्न की वैल्यू है उतनी SSB की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न का और SSB में फर्क नहीं है। तो 900 का रिटर्न, 900 का SSB, तो 1800। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इन 1800 मार्क्स को ध्यान में रख के बात करनी है, राइट। तो NDA इज नॉट ओनली फॉर रिटर्न, इट इज ऑल्सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर SSB, बिकॉज SSB इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 900 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। एंड देन अब हम बात करते हैं, अगर आप इसकी बात करें गैट की, तो गैट में हमारे पास इसका डिवीजन किस तरह से है? इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे पास है इसमें
ठीक, इसके क्वेश्चंस कितने हैं और इसके मार्क्स कितने हैं। क्वेश्चंस आते हैं इसमें 50 और मार्क्स आ गए 200। देन फिजिक्स 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ठीक, देन आपके पास केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। एंड लाइफ साइंसेज या जनरल साइंस की अगर हम बात करें 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। हिस्ट्री 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। हिस्ट्री एंड इसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल आएगा साथ में। देन आपका ज्योग्राफी 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। सो टोटल जो इसका डाइसेक्शन है वो इस तरह से है। सो दिस शुड गिव यू एन आइडिया कि आपको किसके लिए कितना प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग ना देखें, ये जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जो इजी चीज लगती है वो पता क्या लगती है, वो लगती है ये, और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी इसी में ही होती है। बिकॉज इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। तो इंग्लिश इज समथिंग जो कि बच्चों को लगता है हम कर लेंगे, हो जाएगी, कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये 50 क्वेश्चंस में से आप 40 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने की जरूरत है, ये सोच के नहीं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। नो, आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना है। ये 40 क्वेश्चन जो हैं बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें से आपने इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करना है। फिजिक्स ये आपकी +1 +2 के बीच में इन्वॉल्व होती है, बट मोस्टली 10th के टॉपिक्स रहते हैं। केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस मोस्टली जो है वो 10th लेवल तक की रहती है। और लाइफ साइंसेस में जो मेस्टली रहता है वो रहता है आपके पास डिजीजेस, ठीक है, सिस्टम्स, डेफिशिएंसीज, ये सब चीज़ों के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड देन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल ये साथ साथ चलते हैं। हिस्ट्री का पार्ट कम रहता है, फ्रीडम स्ट्रगल यानी जिसको हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, एंड देन इसके साथ पॉलिटी भी यूज होती है। तो हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटी, बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, ये सब चीजें जो है वो इसी पर्टिकुलर पार्ट में रहती हैं। ज्योग्राफी इज ए डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, जिसमें मेजर पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी कम होती है। लेकिन ज्योग्राफी में भी आपका कॉस्मोलॉजी वाला पार्ट अच्छे से रहता है। एंड देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आपके करंट अफेयर्स अपने आप से इंप्रूव होंगे। एंड मोर ओवर वी आर हैविंग करंट अफेयर्स अपलोडेड ऑन आवर ऐप ऑन द डेली बेसिस। तो हमारे ऐप के ऊपर करंट अफेयर्स डेली अपलोड होते हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, अचीवर्स फॉर यू, जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो वो हमारी ऐप को डाउनलोड करेगा। इट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, अचीवर्स फॉर यू। तो ये आप करेंगे, इसके ऊपर डेली करंट अफेयर्स आते हैं जिसको आपने पढ़ना है, समझना है, देखना है, एंड मेक अ डायरी ऑफ इट। ठीक, ये हो गया आपका गेट का पोर्शन। देन हमारे पास बात करते हैं मैथ्स की।
अब मैथ्स का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जनरली मैथ्स का पेपर पहले चेक होता है, बाद में जेएट का पेपर चेक होता है। तो मैथ्स का पेपर जो क्वालिफाई करता है उसी का वो है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैथ्स के पेपर में हमारे पास अलजेब्रा, ठीक। अब अलजेब्रा में क्या क्या आता है? अलजेब्रा में आपके पास सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अलजेब्रा में आते हैं। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट भी वैसे अलजेब्रा में आता है, बट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को हम लोग अलग लेके चलते हैं। तो आप कह लीजिए कि हमारे पास अलजेब्रा के 30 क्वेश्चंस होते हैं, दैट कंटेन्स 75 मार्क्स। तकरीबन 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो लेकिन ये बहुत सारे टॉपिक्स से को लेके चलता है, ठीक है। तो सेट्स, रिलेशन, लॉगरिथम्स वगैरह ये सब बहुत सारे टॉपिक्स को लेके चलते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ये नहीं आते कि आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए या आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए और या इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ये क्वेश्चंस, इसके जनरली जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं और 25 मार्क्स मान के चलें। बट इसके जो जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं कंसेप्चुअल बेस। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, निलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के ऊपर आपको पता होगा तो आप इसके आंसर्स बड़े आराम से निकाल पाएंगे। वो क्या है आपका, ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं इसके ऊपर ज्यादा बात होती है, इंस्पाइट ऑफ कि आपको वो सॉल्व करने को देंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 है, ठीक है। वो क्या है? वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका 2 डायमेंशनल, 3, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, कैलकुलस। इन सब से रफली 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, यानी अगर आप देखें तो ये 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स और ये भी 50 मार्क्स। मतलब ये जो 3 पोर्शंस हैं, ये पोर्शन हमें 150 नंबर देता है। मतलब आधा से ज्यादा, आधा पेपर जो है वो इन्हीं 3 पोर्शंस में से ही आता है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड 2 डायमेंशनल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आप देखें कि ये 3 पोर्शन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए कितने, 100। ये क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए 150, कितने हो गए, 250। 250 मार्क्स का पेपर हो गया। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपके पास 2 चीजें बचती हैं। एक बचता है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, वेक्टर अलजेब्रा अगेन अगर हम इसकी बात करें, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 10 क्वेश्चंस with 25 marks, and then we talk about miscellaneous. It again contains 10 question and of 25 marks. टोटल अगर आप देखें 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। यहां पे अगर आप देखते तो ये टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स। अभी ये जो मिसलिनियस की बात कर रहा हूं, मिसलिनियस में आपके पास प्रोबेबिलिटी, मिसलिनियस में आपके पास स्टैटिस्टिक्स, देन देर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज उसका क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज बाइनरी नंबर्स।
और कोई छोटे छोटे टॉपिक्स आपके यूज हो जाते हैं तो वो आप हम इसको मिसलेनियस में बोल देते हैं। तो दिस इज द टोटल डाइसेक्शन ऑफ द एग्जाम। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू। ये तो आपने देख लिया कि पेपर किस तरह से होता है या पेपर के क्वेश्चंस किस तरह से आपसे रहते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें पढ़ना कितना है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, आपका टोटल जो रिटन का एग्जाम है वो है 900 मार्क्स का। बिफोर आई गो फर्दर, आप मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है आपकी वर्थ कितनी है, आप कितने % मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में मेहनत करने के बाद। ऐसे जनरली किसी भी एग्जाम में अगर आप मेहनत करो, शिद्दत के साथ मेहनत करो, तो आप कितने मार्क्स ले सकते हो, कितने % मार्क्स ले सकते हो। 90 95, आप कितने ले सकते हैं। 80 to 85, 80 to 85, राइट। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप इतने मार्क्स भी ले लें, कितने आपने जितने ले सकते हैं उससे बहुत कम, इतने मार्क्स भी अगर आप ले लें, यानी 900 में से 450 नंबर भी अगर आप ले लें, तो यू आर इन मेरिट, आपका रिटन पार्ट इज क्लियर। तो आपको क्या लगता है आप ले सकते हैं 450 नंबर, ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपका टारगेट 700 नंबर के ऊपर होगा, 800 नंबर के ऊपर होगा, तो 450 नंबर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टारगेट 450 का रखोगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे। दिस इज द थिंग, ये एटीट्यूड आपको चेंज करना है। पॉजिटिविटी क्या है कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं, यहां तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, ठीक। अगर मैं तैयारी इधर की कर रहा हूं तो फिर शायद मैं पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। अगर मैं इधर तक की तैयारी करके काम करूंगा तो मेहनत इधर तक के लिए करनी है, तो यहां तो ये तो अपने आप ही फतेह हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। गॉट माई पॉइंट। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है। ये जस्ट आपको सिर्फ ये देने के लिए आई जस्ट शेयर्ड दिस थिंग कि मैं आपको बताऊं कि यार इस पेपर को क्लियर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम स्मार्टली करें, थोड़ा सा काम ध्यान से करें, एंड नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड दिस इज योर प्रायोरिटी कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ये एग्जाम मुझे क्लियर करना ही करना है। अगर आप अपने कंधे पे सितारे चमकते हुए देखना चाहते हैं और आप अपने पेरेंट्स को वो प्राउड मोमेंट देना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए तैयारी करनी ही है और पूरे जोश के साथ करनी है। वो जोश कम नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेपरेशन, पूरे टाइम पे वो जोश कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। देखें, द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, आपको क्या क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी रेगुलर। आपको अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या मेरे लिए मेरे दोस्त का फोन आया और मुझे उसके साथ जाना इंपॉर्टेंट है, या मेरी क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी, क्या मेरे घर में मेरी मासी के बेटे की शादी हो रही है तो मुझे उनके साथ कपड़े लेने जाना इंपॉर्टेंट है, या मेरी क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ये प्रायोरिटाइज आपने अपनी जिंदगी में खुद से करना है। जब तक आप अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जिंदगी को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो आपको बाकी लोग पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहोगे, आप अपने को प्रायोरिटी दोगे कि नहीं, मेरी पढ़ाई, मेरी चीज, मैंने जो गोल अपनी जिंदगी में अपने लिए सेट किया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पुश ही मिलेगा कि नहीं यार, आज सौरभ है, उसने बोला कि मैंने क्लास जाना है तो ये क्लास नहीं छोड़ने वाला, इसको हम क्लास के बाद ही बुलाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। या आज अर्जुन है, वो क्लास के बाद ही आएगा तो क्लास के बाद ही इसको बुलाएंगे, पहले तंग नहीं करेंगे। लेकिन किसी दिन अर्जुन ने कह दिया कि ठीक है मैं क्लास कल पढ़ लूंगा, मैं दोस्त को बोलूंगा, मुझे बता देगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा मेरे क्वेश्चंस, या मुझे मेरे टॉपिक को वो भेज देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलता हूँ आज आपके पास।
तो आपने एक बार उनको उंगली थमाई, उन्होंने आपका पूरा हाथ पकड़ लिया, और एक बार हाथ पकड़ाया तो वो पूरा ही आपको लेके चले जाएंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके लिए अब आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आदमी हमेशा जीतता यहीं से है और हारता भी यहीं से है, कि आप यहाँ क्या सोचते हो। ठीक है, तो कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे करना ही करना है, तो फिर जीत वो है, जीत कहीं नहीं की, जीत आपके सामने है। यू जस्ट हैव टू कैच दैट अप। लेकिन अगर आप किसी की बात मान के उनकी बातों में चले गए, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं आगे लेके जा सकता, फिर वो लोगों ने पीछे ही खींचना है। ही कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। आप सब यहाँ पे अगर आए हैं तो आप अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी दे के आए हैं, ये देंगे जो भी है ना। ऐसा तो नहीं है किसी के घर में पैसों का पेड़ उगा हुआ है, आपने उतारे 5-5 हजार के, 10-2 हजार के नोट और हमें पकड़ा दिए या किसी और को पकड़ा दिए। किसी के घर में ऐसा नहीं होता ना। सबके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तभी आप लोग पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए आपने वो वर्थ अपने पेरेंट्स को देनी, और वो आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। रोकेगा आपको वही बंदा जिसको आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आपको यूज करना चाह रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो इतने से मार्क्स हमें लेने हैं यार, इतने से मार्क्स के लिए हम लोग काम करेंगे, राइट। तो आज से आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये हो गया आपका पेपर का डिसेक्शन। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। चलिए थोड़ा सा हम काम करेंगे, आज से शुरुआत करते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या करना है हमें। तो आई विल बी टेकिंग अप योर मैथ्स पार्ट, आई विल बी टेकिंग अप होल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच टू द लास्ट लेवल। लाइक हम लोग टेस्ट देंगे। अब आपका रहेगा क्या मॉडस, हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हम टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इन 1 वीक। जो भी टॉपिक कवर अप होगा, यू विल बी हैविंग एन एग्जाम ईदर ऑन सैटरडे और संडे, डिपेंड करेगा वो। जो भी हम लोग एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसका एग्जाम आपका सैटरडे या संडे को होगा। एग्जाम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ऑनलाइन रहेगा थ्रू ऐप। तो एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा थ्रू ऐप। आप सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप इसको बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल थिंग, मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा कि आपने इनके ऊपर वर्कआउट करना है। नंबर 1, आपने टेबल्स लर्न करने हैं अप टू 20। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए अप टू 50, और आपको क्यूब्स आने चाहिए अप टू 20। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने हाथ से आदत डालनी है कैलकुलेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, जनरली हम लोग पहले कैसे करते थे और अभी कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा आपको देखना है। तो आपने ये आदत डालनी है, और आदत के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 2 नंबर्स AB क्रॉस CD, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन 2 नंबर्स को मान के चलना है कि इन चारों नंबर्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब इसमें हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और हमने इसके लिए 3 स्टेप मेथड यूज करना है। मतलब जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम स्टेप यूज होगा। ठीक,
कैसे यूज होगा आप देखें। स्टेप 1 हम इन चारों को इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको क्या करेंगे। योर फर्स्ट स्टेप इज दिस, ये क्या कर रहा हूं मुंह में बात मैं बताता हूं आपको। योर सेकेंड स्टेप इज दिस एंड योर थर्ड स्टेप इज दिस। नो व्हाट इज दिस, ये है क्या। ये मैं मानता हूं कि दो ग्रुप्स हैं, ये आपस में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अब फ्रेंडशिप करना चाहेंगे तो ये इसके साथ हैंडशेक करेगा, ठीक। फिर ये वाला इसके साथ हैंडशेक करेगा तो ये इसके साथ हैंडशेक करेगा, एंड देन ये इसके साथ हैंडशेक करेगा और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी, ठीक। अब देखें, जैसे यही मेथड हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 67 इंटू 24। अब आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पे अगर देखें 7 4 28, 2 कैरी ऑन, यानी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और कैरी ऑन को आपने आगे लेके चलते जाना है, कैरी ऑन को आगे लेके चलते जाना है। सेकंड 6 4 24, 7 2 14, 24 एंड 14 38 प्लस 2 40। दोबारा से देखें, 6 4 24, 7 2 14, 24 प्लस 14 38 plus 2 carry on 40, next carry on is 4 and then 6 2s are 12 and 4 16। तो हमने वन लाइनर प्रोडक्ट किया। दोबारा से देखते हैं, 57 इंटू 34, ठीक। पहले देख लें एक बार फिर आपको दूंगा। 7 4 28, 2 कैरी ऑन, 5 4 20 and 7 3 21, 41 plus 2 carry on 43, then 4 carry on हो गया, 5 3 15 and 4 19, ठीक, राइट। चलें 69 इंटू 32, 34 इंटू 28, डू दिस, शाबाश, जल्दी से, कम ऑन। चलें देखते हैं, 9 2 18, 1 कैरी ऑन, 6 2 12, मेरी गलती है, 9 3 27 and 12 39 and 1 40, 4 carry on, 6 3 18 and 4 22, 8 4 32, 3 carry on, 24 and 8 32 and 3 35, 3 carry on and 3 2 6, ठीक। तो देखिए अब इसी चीज को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, These small thing make big differences for us। अब शेष यही है, आपने जो किया 69 इंटू 32 को अगर मैं वन लाइन में करना चाहूं तो क्या करूंगा, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा। सबसे पहले 9 2 18, 1 कैरी ऑन, देन आउटर विद आउटर एंड इनर विद इनर, एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम के साथ और इनर इनर के साथ। तो 6 2 12, 9 3 27, 27 प्लस 12 39 एंड 1 40, 4 कैरी ऑन ध्यान में रखना है, एंड देन 3 6 12 एंड 4 16, सॉरी 3 6 18 एंड 4 22। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आप देखेंगे 3 4 इंटू 28, यही था हमारे पास। सबसे पहले 8 4 32, 3 कैरी ऑन, फिर 8 3 24 एंड 4 2 8, 24 और 8 32 एंड 3 35, 3 कैरी ऑन अगेन, एंड देन 2 3 6 एंड 3 9। तो आपने क्या किया, मैं दोबारा से बताता हूं क्या किया। फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। पहले क्या किया, पहले बाहर वाले को इसके बाहर वाले से किया, देन इसके बाहर वाले को इसके बाहर वाले से, इसके अंदर वाले को इसके अंदर वाले से, एंड देन इसके बाद इधर आ गया।
बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक चीज का साइकिल चला रहे हैं, देखते जाइए कैसे। 47 into 52, let's say this is the thing with us. Now what we are doing, 2 sevens are 14, 1 carry on, then 4 twos are 8, 7 fives are 35, 8 and 35 43, 1 carry on 44, 4 carry on आ गया, and then 4 fives are 20 and 4, so 2 triple 4। ठीक, शाबाश। करेंगे फिर आप एक और। शाबाश, जल्दी से। होपफुली ये सबका आंसर आ चुका होगा। 1944, 1521 एंड 3570। नाउ एक और चीज सीखते हैं इसके साथ साथ, एंड देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट slowly and steadily. We will be going to our topics afterwards, so just check it out। आपने आज से एक काम करना है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब हम क्रॉस में ऐड कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। जब हम क्रॉस में चीजों को ऐड कर रहे थे, वो ध्यान देने वाली बात है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज। वो छोटी सी एक्सरसाइज क्या है कि आते जाते जब भी कोई नंबर प्लेट मिलती है, डू कैलकुलेशन ऑन इट, डू ए कैलकुलेशन ऑन इट। जैसे 6374, तो 6 + 3 9 + 7 16 + 4 20, 6374, 63 + 74 करिए, 60 + 70 130, 3 + 4 7, तो इट विल बी 137। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है। जब कैलकुलेशन आपके साथ साथ इंप्रूव होती जाएंगी, तो बाकी सब चीजों को आप आपस में आपको साथ साथ आपको उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। देन एक और चीज देखते हैं, जैसे आपने तो देखा, हम लोग एक और देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ ए 2-digit number with a 3-digit number। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ए 2-digit नंबर विद 3-digit नंबर की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास है वही AB इंटू CDE, ऐसे करेंगे। नाउ हमारे पास ये टोटल मिलके 5 डिजिट्स बना रहे हैं, तो टोटल स्टेप्स 4 होंगे, 1 लेस। ठीक, वैसे ही जैसे हमने पहले किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। हम लोग इसको पहले ऐसे ही डिपिक्ट करेंगे। स्टेप 1 में दिस, सॉरी स्टेप 1 में, आई एम सॉरी फॉर दिस, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे जैसे हमने पहला स्टेप किया था। सबसे पहले ये स्टेप 2 में दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। स्टेप 3 में ये इसके साथ और ये इसके साथ, और स्टेप 4 में ये इसके साथ। देखें क्या किया हम लोगों ने, 57 इंटू 324, लेट से ये मेरे पास नंबर है। सबसे पहले स्टेप 1, 7 4s are 28, 2 carry on, then 7 2s are 14, 5 4s are 20, 20 and 14 34, plus 2 36, 3 carry on, फिर 7 3s are 21 and 10, 31 and 3 34, 3 carry on, 5 3s are 15 and 3 18। तो अगेन वन लाइनर, एक लाइन में हमने किया। दोबारा से देखते हैं क्या किया। देखें पहला हमने स्टेप यूज किया दिस इंटू दिस, 7 4s are 28, 2 कैरी ऑन। सेकेंड स्टेप किया दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, यानी
7 into 2 14, 5 4 जा 20, 20 and 14 was 34 और 2 कैरी ऑन हुआ था 36, तो 3 कैरी ऑन बन गया। फिर दिस गोज हियर एंड दिस गोज हियर, वही हैंडशेक कर रहा है, पहले इसके साथ किया फिर इसके साथ किया फिर थर्ड स्टेप में इसके साथ कर रहा है। तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, तो 31, 31 और 3 34, फिर से 3 कैरी ऑन आ गया एंड लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 5 3 जा 15, 3 18। ठीक है, तो मेथड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिजिट्स बढ़ गए। एक और करके देखते हैं, 83 इंटू 456, चलेंगे ये देखते हैं। 6 3 18, 1, 48 एंड 15, ये थोड़ा सा देखने वाला है। 48 एंड 15, 63 प्लस 1 64, 6 कैरी ऑन, 4 3 12 एंड 40, 52 एंड 6 58, 5 कैरी ऑन, 8 4 32 and 5 37, 3 7 8 4 8। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, एक आप करेंगे, व्हाट इज दिस वन 2 15 10 and 29, आ रहे हैं? ये वाला आया आपका? 2 1 2, 7 and 8 15, 1 कैरी ऑन, फिर 2 5 10 एंड 28, कितना हुआ 38 प्लस 1 39, 3 कैरी ऑन एंड 5 7 35 एंड 3 38, 6 5 30, 3 कैरी ऑन, 15 एंड 18 33 एंड 3 36, 3 कैरी ऑन, 12 and 9 21 and 3 24, 2 कैरी ऑन और ये बन जाएगा 8460। ठीक है, तो विद दिस ये इन चीज़ों की आपने आज प्रैक्टिस करनी है, कल हम इससे और आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद द थिंग्स। ठीक, तो जो आज मैंने आप सबको चीज़ें बताई हैं, आपने उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, उसके ऊपर सोचना है, जो भी चीज़ें आपको की हैं, जस्ट एनालाइज योर टाइम एंड योर you can say work accordingly and then we will move ahead with the things, right? तो आज इतने रखते हैं। तो